You are welcome on CMA Heights channel. Today I am going to discuss a class जो कि आपका पेपर नंबर 15 नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। CMA फाइनल लेवल पे ग्रुप थर्ड का ये पेपर है। इस पेपर का नंबर है 15 और जो ये मैं क्लास लेने जा रहा हूँ इस क्लास का नंबर है 75। तो दिस 75 जो नंबर है ये आ रहा है कहाँ से? आपके स्टडी नोट को रेफरेंस मटेरियल मानते हुए हम फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके सेक्शन सी जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिकल टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इस पे हम चल रहे थे। और मैं अभी ट्रांसपोर्टेशन जो आपका 6.4 टॉपिक है उस पे मैं आपके अभी हम काम कर रहे थे। 6.4 इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में मैंने इमीडिएट पहली क्लास में आपको एक जो है एग्जाम्पल कराया था और उस एग्जाम्पल में मैंने बताया था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17 कराया था और 16 को हमने अभी होल्ड पे लिया हुआ था। तो 16 को होल्ड पे क्यों लिया था? क्योंकि हमारी उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। हम अभी बेसिक लेवल के सवाल कर रहे हैं और मैं केवल आपको उतनी ही बातें बता रहा हूँ जो उन सवालों में यूज हो रही हैं। क्योंकि अगर मैं पूरी चीज़ों को अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारी चीज़ें हमारे उसमें प्रैक्टिस में आएंगी और हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। हमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला मैंने आपको 17 नंबर का सवाल कराया था, मतलब इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया था। अभी 18 नंबर की इलस्ट्रेशन की एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर विशेष टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ स्प्रीज। ये क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। इनके पास ये ए बी सी डी जो टाइप हैं स्प्रीज के और इनकी क्वांटिटी दी है क्रमशः 150, 100, 75, 250 एंड 200। तो these are the quantity of item which a departmental store wants to purchase. Tenders are submitted by the 4 different manufacturers who undertake to supply not more than the quantity mentioned below. All type of the स्प्रीज कंबाइंड। तो आप ये बताओ, ये जो है जब इनको ये तो डिमांड है बेसिकली इनकी डिपार्टमेंटल स्टोर की, और जो इन्होंने ये डिमांड अपना जब बाजार में निकाला तो उसमें 4 टेंडर्स आए। 4 टेंडर्स में डब्ल्यू एक्स वाई और जेड कंपनी है, मैन्युफैक्चर हैं, जो कि देना चाहते हैं इन क्वांटिटीज को 300, 250, 150 एंड 200 क्वांटिटी वो देना चाहते हैं कंबाइंडली। तो अगर ये डब्ल्यू जो देना चाहता है वो 300 देना चाहता है जिसमें सारे ए बी सी डी ई शामिल हैं। तो ये कंबाइंड क्वांटिटी है, यहाँ दिया है ना ऑल टाइप ऑफ द स्प्रीज कंबाइंड। द स्टोर एस्टिमेट दैट इट्स प्रॉफिट पर स्प्री विल वेरी विद द मैन्युफैक्चरर एज शोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो एक प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया है। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे ये आप इसको आइटम मान लेते हैं ए बी सी डी ई और ये सप्लाईज हैं इधर पे। तो डब्ल्यू से अगर ये ए को लेते हैं तो पर यूनिट पे इनको 275 का प्रॉफिट होगा। ऐसी डब्ल्यू से अगर ये बी आइटम लेते हैं तो पर आइटम जो हुआ इनको 350 का प्रॉफिट होगा। है ऐसी मैं रेंडमली ये कहता हूँ, जैसे वाई से अगर आइटम सी लिया जाता है तो उससे 475 का प्रॉफिट होगा। जेड से अगर मान लीजिए ई लिया जाता है तो ये 175 का प्रॉफिट होगा। तो हर एक आइटम को किस मैन्युफैक्चर से हम लेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, इसका ये एक तरह से आपको एक प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये क्या है? ये प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये पूछना चाहते हैं हाउ शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड। ऑर्डर को किस तरह से प्लेस किया जाए तो जिससे कि हमारा क्या हो, हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले उसमें भी बताया था कि हमें देखना होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ थिंग है। उसमें आपके जो सप्लाई सेंटर होते हैं, ठीक है, और आपके क्या होते हैं, डिमांड सेंटर होते हैं। डिमांड सेंटर, इन सप्लाई सेंटर्स मान लीजिए ए बी सी डी, और आपके जो डिमांड सेंटर है मान लीजिए एक्स वाई जेड है। तो इस पे सप्लाईज करनी होती हैं हमारी जो क्वांटिटीज हैं जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है ट्रांसपोर्टेशन में कि मिनिमाइजेशन फंक्शन बनता है बेसिकली। ठीक है, मिनिमाइजेशन आपका फंक्शन बनता है। तो
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन पे काम करती है। अगर कहीं कोई मैक्सिमम, जैसे यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, तो हमें अपने मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम इस सवाल में करेंगे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें अपने आप से सवाल पूछने होते हैं कि पहला सवाल हम क्या पूछते हैं, जैसे आपको अभी इन्होंने यहाँ पे ये डिमांड दी हुई है, ये सप्लाईज दी हुई है, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है उसको आप लिख लीजिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। और ये प्रॉफिट पर आइटम का ये आप कॉर्नर में इसको आप लिख लीजिए, अपने कॉर्नर में इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि मुझे अपने आप से पूछना है कि क्या इज प्रॉब्लम बैलेंस्ड। तो ये सवाल पूछना है कि प्रॉब्लम क्या बैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे पता चलेगा? कि टोटल जो सप्लाईज हैं, वो टोटल डिमांड के बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो सप्लाईज हैं वो 300 कहाँ से मिल सकती है? W से मिल सकती है, X से 250, Y से 150 और आपका Z से मिल सकती है 200। तो व्हेन यू ऐड टोटल सप्लाई, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 900। हमारे पास सप्लाई कितनी है? 900 हमारे पास सप्लाई है। और हमारे पास अब डिमांड हमारी कितनी है इन सेंटर्स पे, ए बी सी डी ई पे। तो ए पे कितनी है आपकी? 150, बी पे कितनी है? 100, बी सी पे कितनी है? 75, ये 250 है डी पे, और 200 है आपका ई पे। तो अगर आप इसको कंबाइन करेंगे सारे को, तो देखिए 200 300 ये हो गया, और ये आपका हो गया 300 400, और ये 75। ठीक है, तो ये आपका आएगा 775। आपकी जो सप्लाई के अगेंस्ट जो डिमांड है हमारी, वो डिमांड है 775। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड आपकी कम है, तो आपकी प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। प्रॉब्लम इन बैलेंस, आंसर इज नो। प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है क्योंकि हमारी सप्लाई जो है, सप्लाई नॉट इक्वल टू डिमांड, या डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। अब प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे करेंगे? कि यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस आएगा? 125। तो यहाँ 125 की हम एक डमी डिमांड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम डमी डिमांड हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की, ये वाली, तो आप देखिए ये दोनों 900 900 हो जाएंगे, और इसके सारे एलिमेंट जो ये हमने हैं, इसमें सारा जो हमने एक कॉलम इंट्रोड्यूस किया, डमी डिमांड का कॉलम, इसकी जो ये अंदर की एक एलिमेंट है, इसको आपको 0 रखना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डमी डिमांड। क्या हो गई आपकी? डमी डिमांड। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। ओके, मैं साफ से लिख देता हूँ डमी डिमांड को, डमी डिमांड। तो पहला आंसर तो ये हो गया कि प्रॉब्लम बैलेंस नहीं थी, तो क्या की थी, किया हमने मेक इट बैलेंस्ड वन, BALANCED, बैलेंस्ड वन, बाई इंट्रोड्यूसिंग डमी डिमांड ऑब्लिक सप्लाई है, विद ऑल एलिमेंट 0। तो बैलेंस कैसे करेंगे? अगर जैसे यहाँ देखिए आपकी डिमांड कम है, तो हमने कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर यहाँ पे आपकी सप्लाई कम होती, तो हम यहाँ एक रो इंट्रोड्यूस करते जिसके सारे एलिमेंट में आपका 0 आ जाता। तो उतनी डिमांड हमें बढ़ानी है या सप्लाई बढ़ानी है, हमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों को बराबर करना है। तो हमने यहाँ, चूंकि हमारी डिमांड कम थी, हमने एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया डिमांड का। तो यहाँ तक बात हो गई। फिर नेक्स्ट सवाल पूछना है कि क्या ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है कि मैक्सिमाइजेशन की है। तो आप देखते हैं कि ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइजेशन करना होता है, ऑब्जेक्ट जो रहता है, लेकिन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है मिनिमाइजेशन में। मैंने जैसे कहा था कि आपकी जो
ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन फंक्शन बन के ही सॉल्व होगी। तो चूंकि गिवन मैट्रिक्स इज अ प्रॉफिट मैट्रिक्स, देयरफॉर वी विल कन्वर्ट इनटू लॉस मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग ऑल एलिमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट। तो अब इसको कैसे करना है, डमी डिमांड इंट्रोड्यूस करने के बाद, यानी कि बैलेंस करने के बाद, कि चूंकि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है तो मुझे ये लॉस मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो मुझे अगला सवाल क्या पूछना है कि इज प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन। तो अगर इसका आंसर यस है तो आगे बढ़ो, अगर नो है तो इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन by introducing by this not introducing by subtracting all elements from highest element of profit matrix। तो चूंकि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, इसका हमें हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो इस सब में जो हाईएस्ट एलिमेंट है 475 दिख रहा है। तो सारे इस 475 में से ये सारी वैल्यूज घटा के आप लॉस मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये जो प्रॉफिट मैट्रिक्स आपका है, इसको आप कैसे कैसे करेंगे, इसको लॉस मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। तो लॉस मैट्रिक्स में कैसे आएगा, जैसे पहला अब मैं नया जो एलिमेंट मैट्रिक्स लिखूंगा, लॉस लिखूंगा, तो उसमें क्या लिखूंगा 475 माइनस 275। तो पहला सेल क्या आएगा मेरा, ये आएगा 200। दूसरा क्या आएगा 475 माइनस 350, तो ये आएगा 125। ऐसे करके मैं पूरी मैट्रिक्स लिखूंगा। तो ये आप 475 वाला खुद अपने आप में ये जीरो हो जाएगा, और सारे जो जो एलिमेंट हैं वो इस यहाँ जो 475 था उसमें से ये वैल्यू घट के आप ये लिख लेंगे। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लॉस मैट्रिक्स में। तो चूंकि अब आपकी दो चीजें सॉल्व हो चुकी, आपका क्या हो चुका है, एक तो आपकी प्रॉब्लम अनबैलेंस थी तो आपने उसको बैलेंस कर लिया। सेकंड, ये आपका मैक्सिमाइजेशन का सवाल था, तो आपने हाईएस्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे, हाईएस्ट जो एलिमेंट था उसमें से आपने सारी वैल्यू को घटा के लिख दिया, तो ये लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आगे चल सकता हूँ। अब आगे चलने का क्या क्या मेथड है या क्या तरीका है। तो हम, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि हम फाइनल लेवल पे हैं, हम अगर कुछ कहीं नहीं दिया है तो हम एक मेथड गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, या इसको शॉर्ट में कहते हैं वैम मेथड, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको रिग्रेट मेथड या पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक आपका ये लॉस मैट्रिक्स लिख लिया है, जिसमें से हाईएस्ट एलिमेंट जो 475 था उसमें से सारी वैल्यूज को घटा के ये वैल्यू आपको लिख दी गई है, ठीक है। ये आपका क्या था, ए बी सी डी ई, और ये जो हमने डमी एफ इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे आपके थे डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जो यहाँ पे आपकी जो सप्लाईज अवेलेबल थी, यहाँ 300 अवेलेबल थी, डब्ल्यू जो दे सकता था, 250 अवेलेबल थी जो एक्स दे सकता था, 150 150 अवेलेबल थी जो कि आपका वाई दे सकता था, और 200 अवेलेबल थी जो कि जेड दे सकता था, राइट, ओके। और जो डिमांड थी, ए पे डिमांड आपकी कितनी थी, 150 डिमांड थी, ठीक है, ए पे 150 थी, बी पे आपकी 100 थी यहाँ पे, और सी पे आपका क्या था 75 डिमांड थी, डी पे आपकी डिमांड थी 250, ई पे आपकी 200 थी, और एफ पे जो हमने डमी डिमांड जो निकाली थी प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए, वो कितनी आई थी 125 आई थी। तो इतना करने के बाद अब आपकी ये क्या बन गया, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका। मतलब ये प्रॉब्लम अब किसकी हो गई, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। किसकी प्रॉब्लम हो गई, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई आपकी, ठीक है। तो फिर हम काम कर सकते हैं, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम करेंगे वैम मेथड, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि आपको देखना होता है कि हम इसमें पेनाल्टीज निकालते हैं, हर एक रो की, हर एक कॉलम की। तो रो तो आपका ये जो चीज है ये रो है, और ऐसे जो है ये कॉलम है। तो फर्स्ट रो के लिए मैं पेनाल्टी निकालता हूँ। पेनाल्टी कैसे निकलेगी, सबसे छोटा एलिमेंट और उससे बड़ा एलिमेंट दोनों का डिफरेंस, पेनाल्टी आ जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि इस केस में आपका जो है सबसे छोटा एलिमेंट क्या है और
सबसे और आपका उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो सबसे छोटा एलिमेंट 50 और उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है 125। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 75। तो ये इस रो के लिए पेनल्टी हो गई 75। अगला आप देखिए, इसमें लीस्ट एलिमेंट क्या है 25 25, और उससे जो हायर एलिमेंट है वो आपका कितना है 150। तो 150 माइनस 25 कितना हो जाएगा 125, राइट। तो ये पेनल्टी मैं निकाल रहा हूँ रो के लिए। क्या निकाल रहा हूँ, पेनल्टीज। इसमें मिनिमम एलिमेंट 0 है, उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है 125, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 125। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं इस जेड रो के लिए। यहाँ लीस्ट एलिमेंट 75, उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है 150, तो ये कितना आ जाएगा आपका दोनों का डिफरेंस 75। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल दी, सारे सारे जो आपके रोज हैं उनके लिए पेनल्टी आ चुकी है। लाइकवाइज मैं कॉलम में भी यही काम करूंगा। तो कॉलम में जैसे पेनल्टी निकालेंगे, इसमें लीस्ट वैल्यू 150 है और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है 175, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 25 आएगा। ऐसे ही आप इसमें देखिए क्या है, लीस्ट वैल्यू क्या है 125 और उससे हाई 125 और दो दो 125 है, तो आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी 0। ये 0 और ये 25, इस कॉलम के लिए देखिए सबसे छोटी वैल्यू 0, उससे अगली वैल्यू है 25, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 25 डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके लिए देखिए 225 और 250, 225 और 250 का डिफरेंस कितना आएगा 25। फिर इसके लिए देखिए इसका मिनिमम एलिमेंट कितना है 300 और उससे नेक्स्ट जो है 325, दोनों का डिफरेंस 25। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 25। इसमें सारे एलिमेंट बराबर हैं तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो ये पेनाल्टीज हो गई, क्या हो गई ये, इसको क्या बोलेंगे, ये जो निकाली है मैंने ये है पेनाल्टीज। पेनाल्टीज ये रो की पेनाल्टीज हैं और ये पेनाल्टीज हैं कॉलम की। ऐसा करने के बाद मैं इसमें देखूंगा कि हाईएस्ट पेनाल्टीज मुझे कहाँ मिल रही हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पेनाल्टी कहाँ पे है। तो हाईएस्ट वैल्यू पेनाल्टी यहाँ पे मिलती है मुझे। दोनों में एक सा ही वैल्यू है 125, इस रो की भी पेनाल्टी है और इस रो की भी पेनाल्टी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये सिंगल होती, किसी एक रो में सबसे ज्यादा होती तो उस रो में काम करता, लेकिन चूंकि ये दोनों में टाई हो गया है यहाँ, तो मैं फिर देखूंगा कि इसके सामने, इन दोनों के सामने लीस्ट एलिमेंट वाला कौन सा है। देखिए इसमें लीस्ट एलिमेंट 25 है और इसमें लीस्ट एलिमेंट आपका 0 है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर दूंगा और इसको स्टार मार्क या जो भी आप कहें मार्क लगा सकते हैं। यानी कि मैं अब जो अपना एलोकेशन करूंगा इसमें करूंगा, इस रो के सामने करूंगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई इसका लीस्ट एलिमेंट यही है, इस पे इस पूरे यहाँ पे मैं एलोकेशन करूंगा। इसका मतलब जो जहाँ पे लीस्ट मिला, मैं देखूंगा कि यहाँ पे डिमांड कितनी है, यहाँ 75 डिमांड है, सप्लाईज कितनी अवेलेबल है 150 अवेलेबल है। सप्लाईज जो है डिमांड को पूरा कर सकती हैं, बिल्कुल पूरा कर सकती हैं। 75 हम यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। यहाँ पे आपकी डिमांड हो जाएगी 0। यहाँ पे आपने चूंकि ये 150 में से 75 यहाँ दे दिए, आपके पास यहाँ बच जाएंगे 75। क्योंकि इस कॉलम की आपकी डिमांड पूरी हो चुकी, ठीक है, इस कॉलम की आपकी डिमांड पूरी हो चुकी, आप इस कॉलम को काट दीजिए, आप अपनी कैलकुलेशन से इसको हटा दीजिए, ये आपके किसी काम का नहीं बचा। ठीक है, या मैं और ढंग से काटने की कोशिश करता हूँ। आप इसको कैसे करिए, आप सबसे पहले तो इस तरह से इसको हटा दीजिए। ये आपने यहाँ एलोकेशन कर दिया, यहाँ पे आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी क्या डिमांड। जब आपने ऐसा कर दिया तो फिर आप पेनल्टी फिर निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेनल्टी निकालने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 125 इज द लीस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट इज कितना है 200। ठीक है, 125 एंड दिस 200, तो डिफरेंस इज 75 अगेन। ठीक है, अब दूसरी बार पेनल्टी निकाल रहे हैं, तो एक मैं ये ऑब्लिक का साइन लगा दे रहा हूं। इसके लिए निकालेंगे, इस रो के लिए मिनिमम एलिमेंट इज देखिए 125 एंड 175, तो दिस विल बी 25, राइट। तो दिस विल बी 25। हाँ, ओके। यहाँ पे क्या है आपका मिनिमम एलिमेंट आपका 125 और
225, तो 125 एंड नेक्स्ट इज 225, डिफरेंस इज 100। यहाँ पे देखिए आपका ये आपका मिनिमम क्या है इसमें 200, और उससे अगला क्या है उससे अगला क्या है आपका 225, है ना। उससे अगला आपका क्या है 225, नहीं ये है, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं, ये 150 है, 150 है मिनिमम इसमें, 225 नहीं, 150 इज द मिनिमम एंड 200 नेक्स्ट है 200, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 50। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया, तो रो की पेनल्टीज आपने निकाल ली हैं। अब देखिए कॉलम की पेनल्टीज निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, केवल ये कॉलम डिलीट हुआ है, तो आप अगर निकालेंगे तो ये तो कैलकुलेशन से ही बाहर आ जाएगा। इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आपकी ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपकी जैसी थी वैसे ही ये आ जाएंगी पेनल्टी, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। और ये आपने पेनल्टीज कॉलम की भी यहाँ कैलकुलेट करके लिख दी, ये तो कैलकुलेशन से बाहर ही हो गया। फिर आप देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आपकी हाईएस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी कहाँ पे काम कर रही है, 100 पे आ गई फिर दोबारा से। तो देखिए फिर हमें यानी कि इस रो में एलोकेशन करना है, तो इस रो में एलोकेशन करने के लिए मैं ढूंढूंगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी है यहाँ पे 125 के सामने, 125 है तो यहाँ पे एलोकेट करेंगे हम। तो 125 के सामने आपकी डिमांड कितनी है 100, लेकिन सप्लाईज कितनी है 75। तो किस सप्लाईज क्या डिमांड को पूरा कर पाएंगी, नहीं, लेकिन जितनी सप्लाई है उतनी इसको दे देंगे। तो हमने इसको 75 यहाँ दे दी, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो डिमांड, जीरो सप्लाई बची। यहाँ पे डिमांड यहाँ पे 100 से घट के 25 रह गई, क्योंकि आपकी ये वाली जीरो हो चुका, सप्लाई जीरो हो चुकी। आप इसको पूरी रो को काट देंगे। ठीक है, पूरी रो को आप काट देंगे, मतलब ये आपकी कैलकुलेशन से अब बाहर हो जाएगी। तो देखिए चूंकि यहाँ पे रो कटी है, तो कैलकुलेशन में अगली पेनल्टी निकालते टाइम यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, बाकी ये पेनल्टी एज इट इज ही आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रो डिलीट होगी ना आपकी पूरी, तो रो पेनल्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 25 अगेन आएगी, ये यहाँ से आपने डिलीट कर दी, और यहाँ अगेन ये 50 आ गई आपकी। कॉलम में फर्क पड़ेगा, कॉलम की पेनल्टीज आपको निकालनी पड़ेंगी। तो कॉलम में चूंकि ये पूरी आपकी रो डिलीट हुई है, तो कॉलम की पेनल्टीज में फर्क आएगा। तो देखिए ये 150 और 175 दोनों, सबसे छोटा एलिमेंट ये, उससे बड़ा ये, दोनों का डिफरेंस हो गया 25। अब देखिए आपका 125 एंड 150, यहाँ डिफरेंस हो गया आपका 25, ये आपका डिलीट हो चुका। और यहाँ पे देखिए 250 एंड 225 डिफरेंस इज 25, दिस इज 300 एंड 325 डिफरेंस इज 25, एंड ये तो डिफरेंस जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका जीरो ही आ जाएगा। आपने फिर पेनल्टीज निकाल दी हैं। अब निकालने के बाद आप फिर वही देखेंगे कि हाईएस्ट पेनल्टीज क्या है। यहाँ देखिए 25 हैं सारी या जीरो हैं, ये हाईएस्ट है इसमें, तो इसको मार्क करेंगे। और हम अब यहाँ पे एलोकेशन देखेंगे, तो यहाँ पे एलोकेशन किसको देंगे, जिसमें लीस्ट वैल्यू होगी 125 के सामने हम एलोकेशन देंगे, क्योंकि 125 इस पूरी रो में कम है, सबसे छोटा एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें कितनी डिमांड चाहिए 25, सप्लाईज कितनी है 300, डिमांड हम पूरी कर देंगे। यहाँ पे ये डिमांड पूरी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रह जाएगी यहाँ पे डिमांड, यहाँ हम इसको 25 एलोकेट कर देंगे। और यहाँ पे सप्लाईज घट के रह जाएंगी 275 नहीं 225, 75 दे दी ना, यहाँ सप्लाईज कितनी रह जाएंगी 225। ओके, अब ये चूंकि पूरी यहाँ जीरो हो चुका, तो ये पूरा कॉलम आप डिलीट कर सकते हो, ये पूरा कॉलम आप डिलीट कर सकते हो। ओके, फिर पेनाल्टीज निकालनी पड़ेंगी दोबारा से। देखिए फिर दोबारा कॉलम डिलीट हुआ है, तो यहाँ फर्क आएगा। तो देखिए आपका लीस्ट एलिमेंट 200 एंड 250, पेनल्टी विल बी 50, राइट, पेनल्टी विल बी 50। यहाँ पे देखिए आपका क्या है दिस 175 एंड 300, तो आपकी पेनल्टी कितनी आएगी 125। ठीक है, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है निकालने की। और देखिए 150 एंड 225, तो यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी आपकी 75। ठीक है, पेनल्टी कैसे निकाल रहे हैं
सबसे छोटी वैल्यू और उससे नेक्स्ट वैल्यू का डिफरेंस। यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। ये पेनल्टी जो है आपको अब निकालते हैं, तो इसमें तो मुझे लगता है शायद हमारा डिलीट क्या हुआ था इस बार, ये कॉलम डिलीट हुआ था ना, तो यहाँ पेनल्टी आपको जरूरत भी नहीं है, ये आपकी खत्म हो जाएगी, ये आपकी खत्म हो जाएगी, ये आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, ये आप ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया। अब देखिए आपकी हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे है, हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पे है, इसको मार्क करेंगे, इसके सामने एलोकेशन देखेंगे, सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है इसके सामने, इसमें देखिए 175 इज द लीस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे डिमांड कितनी है 150, सप्लाईज कितनी है यहाँ पे आपकी 100, डिमांड है 150 और सप्लाई कितनी है 250, ठीक है, सप्लाई कितनी है 250 और डिमांड कितनी है 150। तो यहाँ डिमांड हम 100 पूरा कर देंगे, ये डिमांड घट के 0 रह जाएगी, और सप्लाईज जो थी 250 में से 100 सप्लाई 150 आएंगी, सॉरी 150 सप्लाई यहाँ हमने दे दी, तो 150 दे दी, तो यहाँ 100 आपकी सप्लाईज बचेंगी। तो ये आपने 150 यहाँ पे इसकी डिमांड पूरी कर दी है। अब ये चूंकि डिमांड पूरी हो चुकी, तो ये आप इसको पूरे रो को, पूरे कॉलम को आप इसको काट दीजिए। फिर पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पेनल्टी अब कितनी आएगी इसमें 250 एंड 325 आपकी आएगी 75, ठीक है, आपकी कितनी आएगी 75। और इसके बाद आपका क्या आ रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 300 एंड 375 अगेन 75, यहाँ जरूरत नहीं है, 225 और 300, 225 और 300 में फिर आपकी 75 आपकी आ गई। अच्छा, और यहाँ तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बाकी आपकी ये 25 आ जाएगी, ये भी 25 आ जाएगी, और ये तो 0 हाई है। अब यहाँ पे आपका मामला हो चुका टाई, ठीक है, 75 75 75 25 25 0, ये तीनों हाईएस्ट हैं। इसमें से कैसे चूज करेंगे, इसमें देखिए इसके सामने लीस्ट वैल्यू कितनी है 250, इसके सामने लीस्ट वैल्यू कितनी है 300, इसके सामने लीस्ट वैल्यू कितनी है 225, तो सबसे कम कौन सी है अमंगस्ट 3। जब आपके ये टाई हो गए तो सबसे छोटा वैल्यू फिर इसके सामने आप एलोकेशन करो, तो इसके सामने जब आप एलोकेशन करोगे तो यहाँ डिमांड कितनी है 250, सप्लाईज कितनी है 200, तो जो भी कम है यहाँ दे देंगे, यानी कि ये डिमांड हम 200 तक ही पूरा कर सकते हैं, हमारी सप्लाई खत्म हो जाएगी, डिमांड बचेगी यहाँ 50 की, और जैसे ही ये आपने 200 यहाँ सप्लाई दी, ये पूरा आप ये रो आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर पेनल्टी निकालने का काम आ गया, पेनल्टी निकालेंगे तो देखिए यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा, इस पेनल्टी में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 75 आएगी, ये भी आपकी 75 आएगी, ठीक है, ये निकाल नहीं रहे और इसकी भी हमें अब जरूरत नहीं रही है, हमने इसको छोड़ दिया है, ओके। और अब देखिए यहाँ पे आपका क्या चेंज होता है, यहाँ पे देखिए 300 और 250, तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी आएगी आपकी, अब इस बार 300 और 250 में ये पेनल्टी आएगी 50 की, यहाँ पे कितने की आएगी 50 की, यहाँ पे देखिए 375 और 325, 375 और 325 अगेंस्ट अगेन आपकी ये 50 की आएगी, और यहाँ तो 0 ही आएगी, तो देखिए 50 50 और यहाँ पे 75 75 ये पेनल्टीज आ रही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए चयन करेंगे इन हाईएस्ट में, देखिए मिनिमम कौन है 250, तो इसको सप्लाईज हम देंगे 250 को, 250 के सामने वाले को मार्क करेंगे 250 जो कि लीस्ट है इसमें। तो देखिए यहाँ पे डिमांड कितनी है 50, सप्लाईज कितनी है ये कितनी है सप्लाई यहाँ के 225 है ना, तो ये 50 सप्लाईज आप इसको दे दीजिए, 50 जो डिमांड है यहाँ पूरी हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका, ये आपकी 275 थी ये वाली चीज, तो जब आपने 50 यहाँ दी तो इसको काटने के बाद ये बचेगा 225
यहाँ आपने पूरा दे दिया इसको, ये आपका ये डिलीट हो गया पूरा। जब ये डिलीट हो गया तो फिर आप ये निकालेंगे, इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 325 और आपका हो गया ये 475, तो दिस विल बी 150, डिफरेंस इज 150। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है जी, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपका हो गया 375 और 475, 100, डिफरेंस कितना हो गया 100। यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा ये वाली यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं ये देखिए शुरू के 1 2 3 4 ये डिलीट हो चुके, यहाँ पे केवल तो वहाँ तो शुरू में यहाँ के 4 कॉलम के लिए तो पेनल्टी की जरूरत नहीं, केवल इन दो के लिए निकालेंगे। तो इन दो के लिए देखिए कितना आएगा, 325 और 375 का क्या आएगा 50, और आपका ये आपका आ जाएगा 475 और 475 का 0। तो मैं ये दो वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ये जो मतलब है इसके आगे लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 50 और ये आपका आ जाएगा 0, और बाकी सारे ये यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको निकालने की। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका, ये आपका आ जाएगा 50 और ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखिए हाईएस्ट कौन सा है, 150, 150 को मार्क करेंगे। इसके सामने देखिए मिनिमम क्या है, ये है। यहाँ पे आपकी डिमांड कितनी है, यहाँ पे डिमांड 200 है, सप्लाई कितनी है 225, तो 200 इसको दे देंगे। यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ आपकी बचेंगी कितनी 25 बचेंगी, और चूंकि आपने ये वाला पूरा कर दिया डिमांड, तो ये आपका कॉलम पूरा डिलीट हो गया। अब केवल आपका ये बचा, तो यहाँ पे आपके पास कितनी है 125 की जरूरत है, 100 यहाँ पे हैं और 25 यहाँ पे हैं, तो 25 इसको दे दीजिए और 100 इसको दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको 25 देंगे तो ये बचेगा 100, और जब इसको 100 देंगे तो ये बचेगा 0, यानी कि आपकी सारी सप्लाई और सारी डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी। तो इस तरह से आपका ये हम काम करते हैं। अब आप देखिए आपने एलोकेशन कहाँ कहाँ किया, एक तो आपने यहाँ 25 इसको किया है, 50 इसको किया है, 200 इसको किया है, 25 इसको किया है, ठीक है, 100 इसको किया है, मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे काम करना है, 150 इसको किया है, 75 यहाँ पे किया है, ठीक है, 75 अगेन इसमें किया है, 200 यहाँ पे किया है। तो ये आपका आ गया एलोकेशन, ठीक है, इसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, आपने ऐसा ही किया है, ऐसा ही आप करेंगे। तो ये जो मैं प्रोसीजर बताया हूँ आपको, इसके अलावा डिफरेंट प्रोसीजर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथोलॉजी रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहेंगी, ठीक है। जो मैं कहता हूँ कि हाईएस्ट वाले को करना है, आप चाहे किसको भी चूज कर लीजिए जहां टाई हो जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको टाई करके कोई रैंडमली करेंगे तो फिर वो 2-3 स्टेप में आपकी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैंने बताया कि टाई होने पे आप जो है हाईएस्ट में अगर टाई हाईएस्ट पेनल्टी में टाई होगी तो आप फिर लीस्ट वाला ले लीजिए, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट वाला ले लीजिए यहाँ पे। तो इतना करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि आपने एलोकेशन कितनी जगह की है। तो एलोकेशन कितनी जगह आपने की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नंबर ऑफ एलोकेशन आपकी कितनी आ गई, नंबर ऑफ एलोकेशन, तो नंबर ऑफ एलोकेशन आपकी आ गई 9, ठीक है साहब। अच्छा, और ये हमें देखना है कि ये जो हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो हमें एक चीज और निकालनी है, m+n-1। m रो है, n कॉलम है और -1 तो -1 ही है। तो m कितनी है आपकी, रो कितनी है 1 2 3 4, 4 हमारे पास रो है। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कॉलम है हमारे पास 6, और इसमें से -1 करेंगे तो यही अगेन 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि हमारी जो रो है और कॉलम है उनको उनको प्लस करके उसमें से एक घटाने पे जो वैल्यू आती है उतना ही हमारा एलोकेशन है। तो हम फिर आगे एक टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी कि जो ये एलोकेशन हमने की है ये क्या ऑप्टिमल है या नहीं है। तो इसके लिए फिर हम अगर ये दोनों चीज मैच कर जाती हैं तो आपको एक टेस्ट हमें करना पड़ेगा आगे, किसके लिए, ऑप्टिमैलिटी के लिए। किसके लिए करना पड़ेगा, ऑप्टिमैलिटी
टेस्ट, या इसको यूवी टेस्ट भी बोलते हैं, यूवी टेस्ट बोलते हैं, या इसको मोडी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब ये दोनों चीज आपकी बराबर हो जाए, मतलब m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू जो आपने एलोकेशन की है हो जाए, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं होती हैं तो उसका तरीका और है, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपके नेक्स्ट सवाल में प्रोबेबली आ जाएगा। तो चूंकि आप ये मान लीजिए कि आपने जो एलोकेशन कर दी पेनल्टीज के हिसाब से, और नंबर ऑफ एलोकेशन आपकी जो है वो आपके m प्लस n माइनस वन बराबर है, तो आप उसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट आप कर सकते हैं। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए जो हमने एलोकेशन की थी वो ऑप्टिमल है या नहीं है, उसकी प्रायर शर्त थी कि हमारा m प्लस एन माइनस वन जो था वो नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर आ गया था। तो अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जहां जहां आपने एलोकेशन की थी, जहां जहां आपने एलोकेशन की थी उसको आप ए से मार्क कर लीजिए। ए आपने जैसे इस सेल में एलोकेशन की थी, इसके बाद आपने इस सेल में एलोकेशन की थी, इसमें आपने इस सेल में एलोकेशन की थी, और यहाँ पे एलोकेशन की थी। ठीक है, यही एलोकेशन की थी, यहाँ पे भी एलोकेशन की थी आपने, और यहाँ पे भी एलोकेशन की थी, और कहाँ पे एलोकेशन की थी आपने, यहाँ पे भी एलोकेशन की थी, यहाँ पे भी एलोकेशन की थी, और आपने कहाँ पे एलोकेशन की थी, एक एलोकेशन आपने यहाँ पे की थी। कितनी एलोकेशन हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले उस मैट्रिक्स को लिख के जहां जहां आपने एलोकेशन की थी वहां पे आप उनकी मार्किंग कर लीजिए। मैं कन्वीनियंसी के हिसाब से ए लिख लेता हूं, आप जो मन करे वो लिख लीजिए, या और किसी किताब में कोई और मेथड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन, ये कोई डिस्कशन का मैटर नहीं हो सकता, जो जैसे कर रहा है वो ठीक है, लॉजिक्स आने चाहिए आपको। एनीवे तो हम जब आपने यहाँ पे एलोकेशन लिख ली तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेंगी, हर एक रो और कॉलम के लिए कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसके लिए u1 u2 u3 u4 निकालना पड़ेगा, और कॉलम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, v1 v2 v3 v4 v5 और v6 निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ये बड़ा ही आसान है निकालना, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप जो है जहां पे आपकी मैक्सिमम, आप चाहे तो देखिए आर्बिट्री रूल तो ये है कि आप जिसको चाहे इसमें से किसी एक u या v में से किसी के एक को जीरो मान लीजिए, जो आपको ठीक लगता है उसको आप क्या मान लीजिए, जीरो, उससे आपका सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए और अपनी कैलकुलेशन को काबू में रखने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट एलोकेशन रो या कॉलम को ढूंढेंगे जहां पे नंबर ऑफ एलोकेशन सबसे ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहली रो में कितनी एलोकेशन है, 4 है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें एक ही है। कॉलम में देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट जो एलोकेशन हो रखी है, नंबर ऑफ एलोकेशन हो रखी है वो यहाँ पे हो रखी है u1 वाले उसमें। तो u1 की वैल्यू को आप मान लीजिए 0। ठीक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। u1 की वैल्यू को आप 0 मान लीजिए, अदरवाइज आप किसी को भी 0 मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उससे भी आंसर सेम आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेंगी उससे। तो जिसमें हाईएस्ट एलोकेशन हो रखी है उसको आप 0 मान लीजिए, u को 0 मान लीजिए, मान लिया आपने। अब बेसिकली आपको ये देखना है कि जो एलोकेटेड सेल हैं केवल उन्हीं पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, केवल एलोकेटेड सेल पे। तो एलोकेटेड सेल में जो ये लिखा हुआ है, ये कॉस्ट लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी है 125 या 250 325 475, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है, जैसे मैं इस 125 की बात करूं तो 125 इज सम ऑफ दिस u1 एंड दिस v2। मतलब जब मैं इसके सामने खड़ा हूं यहाँ पे, तो ये 125 कहां से आ रहा है, दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये 125 की बात करूं तो ये क्या है, 125 आपका है u1 प्लस v2। ठीक है, ये है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें u1 को 0 मान लिया, v2 हमें पता नहीं,
दोनों का सम पता है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा मुझे बताइए भाई। कोई वैल्यू यहाँ ऐसी होगी जिसमें मैं ये जोड़ूंगा तो ये आंसर आएगा। इस वैल्यू में, इस मिसिंग वैल्यू में ये जोड़ूं, मतलब यहाँ में मैं 0 जोड़ दूं तो 125 आंसर आ जाए। तो मैं क्या जोड़ूं 0 में जो 125 आंसर आ जाए, 125 ही जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू ये आपकी क्या हो गई 125, आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। और अगर आपको बहुत फास्ट चलना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन के सामने आपने ये 0 लिखा है ना, ये वैल्यू सिंपल यही आ जाएंगी। आप इसको यहाँ लिख दीजिए 250 आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी V5 की वैल्यू, V5 की वैल्यू आ जाएगी 325। और जो आपकी ये V6 की वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी 475। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 475 आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप देखिए ये जो आपका ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें डी, ये इस वाले सेल में 250 इज सम ऑफ दिस वन प्लस दिस वन, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये रूल वहां करेगा जहां पे 0 लिखा हुआ है। तो आपकी 3 वैल्यू आपने, 4 वैल्यू 1 2 3 4 आपने निकाल दी। तो ये चारों वैल्यू जो एलोकेटेड की थी वो बेसिकली ये कॉस्ट ही यहाँ लिखी जाएगी एक तरह से, जब यहाँ 0 हो गया। अच्छा, तो हम इन चारों एलोकेटेड सेल के लिए काम कर चुके, अब इस एलोकेटेड सेल के लिए काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे V1 की वैल्यू नहीं पता है, U2 की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, मतलब मुझे केवल ये पता है, मतलब V1 प्लस U2 इज इक्वल टू 175। ना मुझे V1 की वैल्यू पता है, ना U2 की वैल्यू पता है, तो मैं ये सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं अगले पे चलता हूँ। अगला एलोकेटेड सेल ये है। तो देखिए ये जो 75 है, 475 जो है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये 475 इज सम ऑफ U2 प्लस V6, या V6 प्लस U2 का सम 475 है। तो देखिए V6 475 है, 475 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर 475 आ जाए। तो इससे U2 की वैल्यू यहाँ पे आप 0 निकाल देंगे, U2 की वैल्यू भी 0 आ गई है यहाँ पे इससे। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। और जैसे ही आपने ये U2 की वैल्यू 0 निकाली यहाँ पे, तो आप यहाँ इसकी वैल्यू देखिए निकाल सकते हैं। फिर ये 175 क्या होगा V1 प्लस U2, 175 V1 प्लस U2। तो देखिए V1 मुझे पता नहीं, U2 पता है। V1 और U2 का जो समेशन है वो है आपका 175। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू होगी 175 ही यहाँ वैल्यू होगी। भाई यहाँ 175 होगा तभी तो मैं 175 में 0 जोड़ूंगा तो 175 आंसर आ जाएगा। तो इससे आपकी वैल्यू निकल चुकी। अब देखिए अगला अलोकेटेड सेल में, यहाँ पे देखिए ये यहाँ हम यहाँ आ गए। तो 125 जो है यहाँ पे वो सम है किस किस का, 125 जो है वो सम है आपके U3 प्लस V2 का। किस किस का सम है U3 प्लस V2 का। तो बताइए U3 की वैल्यू इससे क्या आएगी आपकी 125 प्लस U3 की वैल्यू इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए 125। तो 125 में मैं क्या जोड़ूंगे आंसर 125 आ जाए, मुझे 0 ही जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर आपका यहाँ U3 की वैल्यू आपने 0 निकाल ली। तो आपने इस सेल के लिए भी काम कर लिया। अब देखिए इस सेल के लिए कैसे काम करते हैं। देखिए आपके ये जो वैल्यू है, ये 0 जो है ये क्या क्या है V3 प्लस U3 इज इक्वल टू 0, U3 इज इक्वल टू 0, आंसर भी 0। तो 0 में मैं क्या जोड़ूं जो आंसर 0 आ जाए, 0 में तो 0 ही जोड़ूंगा तभी आंसर 0 आ जाएगा। तो इससे आपकी ये V3 की वैल्यू भी मैं निकाल चुका, V3 की वैल्यू भी मैं निकाल चुका। अच्छा ओके, अब आपकी बची क्या, अब आपकी बची ये इसकी वैल्यू आपकी क्या बची है U4 की वैल्यू। U4 की वैल्यू कैसे आएगी, U4 की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, ये एलोकेटेड इसके लिए भी काम करना है। तो ये 250 जो है ये जो है सॉरी 225 जो है यहाँ जो लिखा हुआ है ये किस किस का सम है, इसका प्लस इसका। तो 250 में मैं क्या जोड़ूं जो आंसर 225 आ जाए। तो 250 में मैं क्या जोड़ूं जो आंसर 225 आ जाए। तो 250 में मैं -25 को प्लस करूंगा
जिससे कि आंसर 225 आ जाएगा। तो इससे आपकी U4 की वैल्यू निकल गई। ठीक है भाई, बेसिक है। जिस सेल में ये आपको देखना है, एलोकेटेड सेल के लिए काम कर रहे हैं पहले यूवी की वैल्यू निकालने के लिए। तो मुझे ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर कॉर्नर में, ये सम है इसके सामने के v और इसके सामने के u का। तो 225 सम किस किस का है? u4 का प्लस v4 का प्लस u4 का। v4 की वैल्यू दी हुई है, u4 की वैल्यू मिसिंग है। तो ये जो आपको देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। 225 जो है वो सम है v4 का प्लस u4 का। तो हमें क्या था, ये 225 दिया हुआ था, v4 की वैल्यू दी हुई थी 250 प्लस u4। तो इससे आपका u4 जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, -25 आ जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हैं। तो हमने ये सारा काम कर लिया, यानी कि सारे u निकाल लिए, सारे v निकाल लिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हम अगर इस बात को वैसे लिखना चाहूं तो ये होता क्या है, ये बेसिकली लिखा होता है Cij, जो मैंने आपको अभी तक बताया। Cij इज इक्वल टू Uij प्लस Vij, ये होता है इसका, अगर फॉर्मूले के फॉर्म में जाओ तो। मतलब ये जो Cij है, ये इसके सामने के u और v का सम है, वैल्यूज का। तो ये तो फॉर्मूला चाहे आप लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये हमारी ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग चल रही है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना है, एक डेल्टा निकालना है, डेल्टा आईजे है। डेल्टा कैसे निकलेगा? डेल्टा जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है, अनअलोकेटेड सेलों के लिए। तो पहले तो ये हमने काम जो किया था, यू और वी की वैल्यू कहां से आई, अनअलोकेटेड सेल के लिए आई। जो एलोकेटेड सेल थे उनकी मदद से हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 जो भी है उनकी वैल्यू निकाल ली। लेकिन अब हम जो डिफरेंस निकालेंगे, जो ये डिफरेंस डेल आई जे निकालेंगे, ये हम किसके लिए निकालेंगे, अनअलोकेटेड सेल के लिए। और ये होगा क्या, बेसिकली ये होगा, जैसे ये पहला अनअलोकेटेड सेल है, तो इसके लिए ये 200 जो हम डेल में निकालूंगा, डेल को जो मैं निकालूंगा, इसके लिए जो डेल की वैल्यू आएगी अनअलोकेटेड सेल के लिए, वो क्या होगी, 200 माइनस दिस प्लस दिस। मतलब इन दोनों को जोड़ो। मतलब इसको मैं अगर लिखूं तो ये बेसिकली डेल आई जे होगा क्या, डेल आई जे होगा सी आई जे माइनस यू आई जे प्लस वी आई जे। मतलब ये हुआ कि अनअलोकेटेड सेलों के लिए इस वैल्यू में से इन दोनों की वैल्यू का सम घटाना है। मतलब या उल्टा ये कहें कि पहले इसको और इसको जोड़ो और इसमें से घटाओ, तो क्या आंसर आता है। मैं तो देसी भाषा में बताता हूं कि V1 को और U1 को जोड़ो और इसके सामने से घटाओ। मतलब जिस भी सेल में आप काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली इसके लिए मैं बात करूं, इस सेल के लिए, तो 200 में से क्या क्या मुझे घटाना है, दिस और दिस। यानी कि पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा, V1 और U1 को जोड़ा, तो आंसर क्या आएगा 175, और 200 में से घटाया तो आंसर क्या बचा 25। तो ये आपके डेल की वैल्यू आ गई। मैंने इसको गोले में लिख लिया, डेल की वैल्यू को मैंने किस में लिख लिया, ऐसे सर्कल में लिख लिया। अगले अनअलोकेटेड सेल के लिए बात करेंगे। तो अगले अनअलोकेटेड सेल में देखिए मुझे क्या करना है, पहले इसके सामने के u और v को जोड़ना है। तो इसके सामने का ये u है और ये v है, तो 0 प्लस 0 0, और इस 50 में से आंसर को घटाना था, तो 50 माइनस 0 तो 50 ही आएगा। तो मैंने 50 को गोले में बंद कर लिया या सर्कल में बंद कर लिया। यहाँ पे पूरा काम हो चुका। अगला अनअलोकेटेड सेल यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना है, जो डेल आई जे की वैल्यू निकालनी है। देखिए मुझे जब मैं इस सेल की बात कर रहा हूं तो मुझे पहले क्या करना है, इसके सामने का v और इसके सामने का u को जोड़ना है। उसका आंसर क्या आ गया, 125 प्लस 0 इज इक्वल टू 125, और फिर इसमें से घटाना है। तो 150 माइनस 125 कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, इसको मैंने सर्कल में कर लिया। ओके, इसके सामने के लिए बात करते हैं, ये भी अनअलोकेटेड सेल है। तो देखिए इसको और इसको जोड़ूंगा, इसके सामने के लिए बात कर रहा हूं ना, यहाँ के लिए बात कर रहा हूं। तो v को और u की वैल्यू जो भी है उसको जोड़ूंगा। मैंने जोड़ा, 0 प्लस 0 0 हो गया, और इसमें से लिखे में से घटाऊंगा, तो 25 में से 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये भी अनअलोकेटेड सेल है। तो देखिए पहले मैं क्या करूंगा, इसके सामने की v की वैल्यू और u की वैल्यू को जोड़ूंगा। 250 प्लस 0 इज इक्वल टू 250,
और जो ये आया इन दोनों का सम, इसको घटाऊंगा इसमें से, तो 300 माइनस 250 कितना आ गया? 50, 50। ठीक है, ये 50 आ गया। अब मैं इसके लिए बात करूंगा, ये भी अनअलोकेटेड सेल है। तो देखिए 375 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके सामने की v की और u की वैल्यू को जोड़ूंगा। इसके सामने का u ये है और v ये है, तो u v प्लस u या u प्लस v क्या हुआ? 325 प्लस 0 इक्वल टू 325, और 375 में से माइनस करूंगा। 375 माइनस 325 क्या हुआ आपका? 50। और ये तो अलोकेटेड है, इसको हमें काम नहीं करना है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए काम करूंगा, इस सेल के लिए। तो यहाँ पे v और u की वैल्यू को जोड़ूंगा। पहले u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 175। तो क्या आंसर आ गया? u प्लस v का 175। 2 to 5 में से 175 अगर घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 50। ये अलोकेटेड है, ये अलोकेटेड है, ये अनअलोकेटेड सेल है। इसमें देखिए पहले u और v की वैल्यू जोड़ो। इस सेल के लिए u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 250। तो 0 प्लस 250 इज इक्वल टू 250, और 275 माइनस 250 क्या हो गया? 25। ये क्या हो गया? 25। चलो इसके लिए आगे काम करते हैं। सबसे पहले इसके सामने की u और v की वैल्यू को जोड़ो। 325 प्लस 0 या 0 प्लस 325 इक्वल टू 325, और 350 माइनस 325 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 25। इसके लिए बात करते हैं। देखिए पहले u और v की वैल्यू को जोड़ो। u और v की वैल्यू कितनी है? 475 है ना। u और v की वैल्यू कितनी है? 475। इसके सामने का ये u0 और v6 है 475, और 475 में से 475 अगर घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आपका आ गया। अच्छा इसके लिए बात करते हैं, ये भी अनअलोकेटेड सेल है। तो पहले u और v की वैल्यू जोड़ो। 175 और इन दोनों को जोड़ेंगे 175 प्लस माइनस 25 मतलब 150। 150 में से ये आंसर जो आया था 150 उसको घटाया तो 0 आ गया। इसके लिए बात करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ो। 125 प्लस करनी है -25, तो ये इन दोनों का जो सम है वो क्या आ जाएगा? 0, नहीं सॉरी 100। 125 माइनस 25, वैसे तो हमें जोड़ना है इनको, लेकिन ये माइनस का साइन है तो ये घटेगा, तो आपका हो गया 100, और 200 में से इसको घटाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 100। ठीक है, इसको गोले में कर लो, इसको भी गोले में कर लो, मतलब सर्कल में कर लो। और ये भी अनअलोकेटेड सेल है। तो इसके सामने की वैल्यू क्या है? -25, और इसके सामने की वैल्यू क्या है? 0। दोनों का आंसर क्या हो गया? -25। 75 माइनस -25, ये क्या हो गया? देखो ये क्या कैसे निकलेगा, देखो इस सेल के लिए बात करते हैं। 75 जो डेल की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 75 माइनस -25 प्लस 0 है ना, या 0 प्लस 25 ये करेंगे तो ये क्या आएगा? 75, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये अगेन वैल्यू 100 आ जाएगी। अगेन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए काम हो गया। ये अलोकेटेड सेल है, इसमें करना नहीं। इसके लिए करते हैं। देखिए इसके सामने की u और v की वैल्यू जोड़िए। ये 300 है, ये माइनस का 25 है। 325 माइनस 25, 325 माइनस 25, वैसे तो इनको जोड़ना था लेकिन ये निगेटिव साइन है तो घटेगा ये, तो ये 300, और यहाँ भी 300 है। 300 में से 300 माइनस करेंगे तो 0। देखिए यहाँ 475 है और यहाँ आपका -25 है। पहले दोनों का सम करो इनका, तो आएगा 450, और 475 में से घटाएंगे 450 को तो आंसर आएगा 25। ठीक है, आंसर आएगा 25। तो इस तरह से आपने सारे अनअलोकेटेड सेल के लिए आपने क्या निकाल दिया? डेल्टा आई की वैल्यू निकाल दी। अब हमें ये गौर करना है कि सारे डेल्टा आई जो हमने निकाले हैं इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आप देखिए आपकी वैल्यू क्या है सबकी? 25। ये भी 0 से ज्यादा, 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 ये 0, ये 0, ये 100, ये भी 0 से ज्यादा, ये भी 0 से ज्यादा, ये 0 और ये भी 0 से ज्यादा। तो डेल आई जे, ठीक है, डेल आई जे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कह देंगे कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन आपका क्या है, ऑप्टिमल है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, या है की जगह लिखते हैं सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर ये वैल्यू सारी बड़ी आती, मतलब ये जीरो भी ना आता, तो ये सॉल्यूशन क्या होता, ऑप्टिमल और यूनिक होता। अब यहाँ पे चूंकि ये जीरो भी आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन में क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन ही होता तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता और यूनिक भी होता। अब ये जीरो भी आ रहा है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है लेकिन यूनिक नहीं है। इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो आपकी किताब में अभी दिया नहीं हुआ है इस सवाल में, वो मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट टच करके छोड़ दे रहा हूँ मैटर को। तो आपका सॉल्यूशन फिलहाल आप ये मानिए कि जो आपने एलोकेशन की थी वो ठीक ठाक, उससे वही कॉस्ट आएगी। अब इसमें जो ये सॉल्यूशन बना, अगर ये डेल आई जे की वैल्यू निगेटिव आ जाती, यहाँ पे कोई भी वैल्यू निगेटिव आ जाती है इस सर्कल के अंदर, तो फिर हमें लूपिंग करनी पड़ती, वो हम अगली क्लास में करेंगे, अगले सवाल में आएगी। अभी हमें क्या सिचुएशन आ रही है कि डेल आई जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है, तो इस केस में सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर ये अगर ये केवल बड़ा ही आता, कोई भी वैल्यू जीरो ना आती, तो ऑप्टिमल एंड यूनिक हो जाता। और चूंकि ये जीरो आ रही है साथ में, तो ऑप्टिमल तो है, ऑप्टिमल तो है, बट ऑप्टिमल बट अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका हो सकता है, अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपकी ये एलोकेशन किसी और ढंग से भी हो सकती है, लेकिन उसकी कॉस्ट वही आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। और अगर ये होता सारी वैल्यू जीरो से बड़ी होती, तो इसका मतलब होता केवल यही तरीका है। और अगर ये वैल्यू कोई भी इनमें से निगेटिव आ गई, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता था, फिर हमें दोबारा अपनी उसको करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आपने जो किया, आपका ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। आप ये मान लिए भले ही यूनिक ना हो, लेकिन सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। और आपकी एलोकेशन क्या है, ये आपकी जो एलोकेशन पीछे की थी हमने, वो ठीक है। तो चलिए अब सवाल पे हम दोबारा से चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया था, और ये आपने फिर ये कैलकुलेशन सब किया था। यहाँ पे इन्होंने जैसे डेल आई जे की वैल्यू जो है निकाली है, तो आपका सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, यूनिक तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू जीरो भी आ रही है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। और इससे प्रॉफिट क्या आएगा, जो आपने ये एलोकेशन किया था ये वाला, इसी के सामने का ये प्रॉफिट आप निकाल देंगे। ठीक है, ये जो आपने दिया हुआ है, ये एलोकेशन जो किया हुआ है ये वाला, ये आप प्रॉफिट आ जाएगा। तो एलोकेशन आपने कहाँ कहाँ की है, मैं आपको बता देता हूँ। एलोकेशन आपने यहाँ पे की हुई है ना, ये की हुई है, 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 और ये भी की हुई है, ये भी की हुई है, यहाँ भी किया हुआ है। तो ये आपकी एलोकेशन है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी W1 सप्लाई से कहाँ कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, और इससे प्रॉफिट क्या आएंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, तो इसमें दो पार्ट हैं, एक तो एलोकेशन करने का और दूसरा आपका इसकी टेस्टिंग करने का। ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट यहाँ आपका हुआ है M प्लस, जो मैंने आपको बताया था M+1 माइनस M+N-1 का जो था, ये टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी देखिए कैसे निकालते हैं, W से आपकी जो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, W सप्लाई से जो है आपकी कौन कौन से सेंटर पे जाएगी, B1 D1 E और F पे जाएगी, B D E और F पे जाएगी। तो यहाँ पे कितना कितना आपने किया है, देखिए यहाँ आपने किया है B पे आपने 25, D पे 50, E पे 200 और F पे 25। F तो आपका डमी है, तो देखिए B पे 25, 50 और 200 और 25। तो 25 ये तो डमी है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखनी है, ये आपने जो आपका ये सॉल्यूशन तो उससे आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो ओरिजिनल का ही रखना पड़ेगा। तो देखिए बी पे आपका प्रॉफिट क्या था, यहाँ इन्होंने, ये आपको ध्यान गौर करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू रखेंगे ये ओरिजिनल की ही रखेंगे। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका ये आंसर इस तरह से निकल के आता है। तो प्रॉफिट इसके लिए क्या होगा, जैसे 25, 50, 200 जो आपने लिए हैं ना, ये इस मैट्रिक्स आएंगे। यहाँ आपने 25 किया,
यहाँ आपने क्या किया था 25, 50 और 200, तो 25, 50 और 200 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 इंटू 350, ये आपका 250, यहाँ आपका कितना था, यहाँ 100 क्या था, तो 100 इंटू 150 और यहाँ वैल्यू जो थी कितनी की थी, नहीं यहाँ 50 की थी और यहाँ 200 की थी, तो यहाँ आएगा आपका 50 इंटू 225 और 100 इंटू 200 आई थिंक है ना, 200 इंटू 150। तो इस तरह से आप ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, हैं, तो इस तरह से आपका ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन आपका हो जाएगा प्रॉफिट का। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं आपको समराइज करके बता देता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है सवाल के लिए। तो सबसे पहले आपको, जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैं लिखता हूं टीपी प्रॉब्लम, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, सबसे पहले स्टार्ट करना है अपनी प्रॉब्लम को, पूछना है कि इज प्रॉब्लम बैलेंस, एक मिनट सही से लिखते हैं, इज प्रॉब्लम बैलेंस्ड, आंसर अगर यस आता है तो आगे बढ़िए, अगर आंसर इसका नो आता है तो प्रॉब्लम को बैलेंस करिए, प्रॉब्लम PROBLEM को क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। कैसे करना है, बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी सप्लाई ऑब्लिक डिमांड, ठीक है। बैलेंस करने के बाद जब आपकी प्रॉब्लम बैलेंस हो गई, आंसर आपका यहाँ यस में चेंज हो गया, तो आपको फिर पूछना है इज दिस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, आंसर यस, आगे बढ़िए, आंसर नो, अगर आंसर नो है तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन। ये कैसे करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स हाईएस्ट एलिमेंट, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर बाद में आप वैम मेथड यूज करते हैं, वैम मेथड में आप पेनाल्टी निकालते हैं, एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन करने के बाद एक टेस्ट आपका आएगा m+n-1 वाला। अगर आपकी m+n-1 है तो आप यूवी टेस्ट कर सकते हैं, यूवी टेस्ट में आपकी क्या होना चाहिए, जो आपने करके दिखाया था उसमें आपकी डेल IJ जो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, आपका 0। अगर ये ऐसे आ गया 0 से सारी वैल्यू बड़ी हैं तो आपकी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑप्टिमल एंड यूनिक। और अगर आपका ये वैल्यू 0 डेल IJ आपका, ये आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक, मतलब अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकता है उसका। अगर आपका डेल IJ की कोई भी वैल्यू आ गई 0 से कम आ गया तो फिर उसके लिए लूपिंग करनी पड़ती है और अपने सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ता है, वो आपके नेक्स्ट सवाल में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच।